नारा चला है कि 400 पार, आपको क्या लगता है? मुझे पहले आप ये बताइए, इन्होंने आज तक जितने नारे दिए हैं उनका क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, और अब बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, 2 करोड़ रोजगार, तो नाना प्रकार के 10 साल से नारे ही तो देते रहे फर्जी टाइप। उन नारों का कुछ हुआ? तो फिर तो मतलब आज गांधी जी होते, नेहरू जी होते, या उनसे जुड़े हुए लोग हैं कि हमने आजादी दिलाई थी, चंद्रशेखर आजाद जी की फैमिली के लोग, हमने आजादी दिलाई। आजादी मिलकर के 75 साल हो गए, ठीक है। अब हम आगे की प्रक्रिया में है, तो जो भी अगर कुछ मंदिर बन गया हो गया उद्घाटन, जिनको जाना है जा रहे हैं, जिनको जब छुट्टी मिलेगी आएंगे जाएंगे, वो प्रोसेस में आ गया। अब उसको कब तक आप चिंगम के जैसे खींचोगे? उसका कोई मतलब थोड़ी है। तो जो हो गया, मुद्दे की बात करो। नहीं, मुद्दे तो गठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, मैं बनारस में हूं और कहते हैं कि ये बनारस जो नगरी है वो भोलेनाथ की नगरी है। भटकते भटकते भोलेनाथ मिल जाते हैं। आज मुझे इसी बनारस में भटकते भटकते राजीव निगम जी मिल गए हैं। मैं आपकी बातचीत कराऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजनीति का रुख किधर है, लोगों का रुझान किधर है, क्योंकि बहुत बेहतर पॉलिटिकल समझ रखते हैं, पॉलिटिकल सटायर बहुत खूबसूरत तरीके से रखते हैं। तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। पहले तो भैया आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे ये बताएं कि इस बार जो नारा चला है कि 400 पार, आपको क्या लगता है? मुझे पहले आप ये बताइए, इन्होंने आज तक जितने नारे दिए हैं उनका क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार, और अब बहुत हुआ महिलाओं का सम्मान, और महिलाओं पे अत्याचार, 2 करोड़ रोजगार, तो नाना प्रकार के 10 साल से नारे ही तो देते रहे फर्जी टाइप। उन नारों का कुछ हुआ? तो जैसे वो नारे सब फुस हो गए, तो ये नारा भी उन्होंने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दिया है, ये भी फुस हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं ये भी नारा फूस हो जाएगा, लेकिन लगातार मोदी जी कह रहे हैं कि धारा 370 हटाने से, राम मंदिर बन जाने से पूरे देश में जो युवा है या लोग हैं वो पसंद कर रहे हैं और हम जीत के बहुमत से आ रहे हैं। नहीं, अब वो 40 साल तक 50 साल तक यही गाते रहो, तो फिर तो मतलब आज गांधी जी होते, नेहरू जी होते, या उनसे जुड़े हुए लोग हैं कि हमने आज़ादी दिलाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की फैमिली के लोग, हमने आज़ादी दिलाई। आज़ादी मिल करके 75 साल हो गए, ठीक है। अब हम आगे की प्रक्रिया में हैं, तो जो भी अगर कुछ मंदिर बन गया हो गया उद्घाटन, जिनको जाना है जा रहे हैं, जिनको जब छुट्टी मिलेगी आएंगे जाएंगे, वो प्रोसेस में आ गया। अब उसको कब तक आप चिंगम के जैसे खींचोगे? उसका कोई मतलब थोड़ी है। तो जो हो गया, मुद्दे की बात करो। क्या सिर्फ वही 2 चीज़ें कि मतलब जैसे आज से 5 साल पहले मेरा एक शो आया था स्टार प्लस पे, बड़ा पॉपुलर था, मैं उसमें सीएम का रोल करता था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब मैं हर जगह जा करके मेरा वो एक सीरियल आया था, मेरा वो सीरियल आया था, मेरा, अरे वो हो गया, अब आगे की बात करो। तो आगे की बात करने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए जो है उसी को अपना ये घुमा फिरा करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। आप कह रहे हैं लगातार ये जुमले देते रहे, इसके विपरीत अभी देश में अगर बात करें तो महागठबंधन की एक जो बना है वो कह रहा है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम महिलाओं को हर सालाना 1 लाख रुपए देंगे। लेकिन उसके विपरीत अगर केंद्र की सरकार में नरेंद्र मोदी जी हैं सत्तानशीन, वहाँ से बात आती है कि मंगलसूत्र खतरे में है, विरासत टैक्स की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मुद्दे कहाँ हैं? नहीं, मुद्दे तो गठबंधन के पास ही हैं, इंडिया गठबंधन के पास है। वो युवाओं की बात कर रहे हैं, वो रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। उनके पास क्या है? मंगलसूत्र छीन लेंगे, कमरा छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, ये कोई मुद्दा है? ये चुटकुले हैं, इससे हंसी आती है। देश के प्रधानमंत्री 10 साल सत्ता में रहने के बाद में ये गैया भैंसी बकरी में फंसे हुए हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। जबकि विपक्ष लगातार ये बोलता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, युवाओं के ठोस रोजगार की बात हो रही है, और भी जो मुद्दे हैं तो ठोस बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, लोकतंत्र की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है। तो मुद्दे तो ये है ना कि गाय भैंस और बकरी और कमरा और मंगलसूत्र मुद्दा है। तो वो तो कह रहे हैं कि जब महागठबंधन सरकार में आएगी, सत्ता में आएगी, तो मुसलमानों पर देश की संपत्ति की आधी हिस्सेदारी चली जाएगी। तो आज तक उनसे पूछो कि आ जाएंगे तो चली जाएगी। अरे इन्हीं के पास थी। अभी तक तो मोदी जी खुद ही कहते थे 70 सालों में इन्होंने ये कर दिया, 70 साल इन्होंने राज किया, 70 साल। तो 70 साल तो बहुत होते हैं, 70 साल 65 साल जो भी एग्जैक्ट थे। तो अगर ये सब करना होता तो बहुत पहले कर लेते, है ना। तो अब मोदी जी आके बताएंगे कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये लोग ऐसा कर देंगे। कहाँ से दिमाग में खुरापात आया? ये बात आपने 2019 के चुनाव में क्यों नहीं बोली थी? 2014 के चुनाव में क्यों नहीं बोली थी? अब आप क्यों बोल रहे हैं ये सब? इसका मतलब तब कुछ थोड़े बहुत मुद्दे थे, अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। इसलिए ये बचकानी बातें, ये छोटी बातें, छिछली बातें करते हैं। और हम तो
इनमें से हम भी अपना ह्यूमर भी निकालते हैं। ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके पास 4 कमरे होंगे तो 2 कमरे छीन लेंगे, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेंगे, आपके पास जो भी होगा आधा ये छीन लेंगे। तो हमने कहा आपके पास 303 सीटें हैं, आधी हम लोग छीन लेंगे, अब जो बची वो उसको लेके घूमना। आप लगातार देश भर में घूमते हैं और मुखरता से अपनी बात रखते हैं। आपको लगता है कि इस बार जनता के मन में भ्रष्टाचार और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे मुद्दे चल रहे हैं या हैं उसके जनमानस में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देश में युवाओं की भरमार है, युवा है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो उन चीज़ों से उसको युवाओं को प्रभाव पड़ता है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड से, आप पीएम केयर फंड से, आप इससे उससे अंदर अंदर करोड़ों अरबों रुपए इधर उधर से ऐंठ करके आप अपना घर भर रहे हैं। युवा बेचारा दर बदर ठोकर खा रहा है, तो युवाओं को शौक नहीं लगता है। तो युवा अवेयर है, युवा अवेयर होता है तो घर परिवार के लोग भी अवेयर होते हैं। तो इस बार का जो है मामला वो आसान नहीं है मोदी जी के लिए जितना आसान वो, तो इसीलिए उन्होंने 400 पार का कि लोग इसमें उलझे रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है 400 पार छोड़िए, ये 200 के पार पहुंचना मुश्किल है। राम मंदिर पर क्या कहेंगे आप? अपने अंदाज में कहिए। राम मंदिर में क्या कहना है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मंदिर हैं, है ना। केदारनाथ बाबा का मंदिर है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, हम उज्जैन जाते हैं, महाकाल का मंदिर है, वैष्णो देवी है, तो बहुत सारे मंदिर है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसका जैसा टाइम होता है, वो जाता है अपने घर में पूजा पाठ करता है। राम मंदिर कोई चर्चा का विषय नहीं, क्या है उसमें, क्यों चर्चा की जाए, उसकी श्रद्धा का भाव है ना। तो मेरे अंदर श्रद्धा थी, मैं गया, मैं जहाँ जाता हूँ आसपास, मैं बनारस आया हूँ तो मैं भोलेनाथ के दर्शन करता हूँ, उज्जैन जाता हूँ तो जम्मू कश्मीर गया तो माता के दर्शन, असम चला जाता हूँ तो कामाख्या माता के दर्शन, कलकत्ता जाता हूँ तो काली माता। तो जहाँ जाता हूँ आसपास जो भी मंदिर ये होता है तो मैं वहाँ जा कर के करता हूँ। तो ये कोई मुद्दा नहीं ना, ये बात करने का इशू है ना, ये इनके लिए मुद्दा है ना। इन्होंने मुद्दा बना बना करके यहाँ तक ये लेकर के आए हैं। अब आपने बना दिया, कोई भी चीज़ हो गई, जैसे बच्चों को होता है ना, हमने पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, ये किया, रोजी रोजगार लग गया, शादी हो गई, अब अपना घर परिवार संभालो आप। अब उसके बाद में, शादी के बाद में थोड़ी पिताजी साइकिल में बैठा करके स्कूल छोड़ने जाएंगे, काम पे छोड़ने जाएंगे। जो एक चीज़ सेट हो गई, मंदिर बन गया, सब अच्छा हो गया, आप छोड़िए, आगे बढ़िए, उसे है क्या। देश में आपका पसंदीदा नेता कौन है? मोदी जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पक्ष विपक्ष कोई भी? देखिए, नेता कोई पसंदीदा नहीं होता है ना। ये समाज के लिए, देश हित में जो मुद्दे हैं, जो विचारधारा है, इनको कौन सी पार्टी और कौन सा नेता किस लेवल पे लेकर के कैरी करता है, जनता के साथ चलता है ना, तो वो धीमे धीमे उन चीज़ों को रखता है, जनता रिसीव करती है, वो आगे बढ़ता है, तो धीमे धीमे लोकप्रिय होता है। एक लोकप्रियता ये होती है कि आप पैसे डालते हैं, आप अपना चेहरा चमकाते हैं, इधर छपते हैं, उधर छपते हैं, अपना नाम का खुद ही गुणगान करवाते हैं, है ना, और फिर ये कहें ये तो बड़े चमकदार नेता हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पे जैसा समय होता है वैसे नेता निकल करके आ जाते हैं अपने आप। अगर आप 70 सालों में देखें, देश को, हिंदुस्तान को कितने बेहतरीन नेता मिले समय समय पे। तो किसी एक नेता को हम पकड़ करके नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बाकी लोग, आज राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, भ्रमण किया, लोगों से मिले, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, बहुत कुछ समझा लोगों का दुख, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, है ना, उनकी भी अभी शुरुआत नई हुई है 2-4-10 साल से, बट वो धीमे धीमे लोगों की नब्ज़ समझ रहे हैं, लोगों की मुद्दों की बात कर रहे हैं और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं, तो उनकी चमक भी बढ़ रही है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक चमकदार नेता हैं, मैं उनके साथ कई रैलियाँ की मैंने, तो मैंने देखा उनकी क्या फ़ैन फॉलोइंग है, उनके साथ क्या कनेक्टिविटी है लोगों की। तो सब लोग अपने काम से, अपनी वैल्यू से बड़े नेता हैं ये लोग। किसी खर्चा करके, चमका करके, हम लोग भी फिल्मी दुनिया में काम करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारा खर्चा होता है हमारे ऊपर, प्रोड्यूसर खर्चा करता है, फ़ोटो शूट होते हैं, इसके बाद होर्डिंग लगते हैं, न्यूज़पेपर में छपता है, फिर उसके 4 बार प्रोमो आते हैं, तब वो शो को हिट कराया जाता है, तब लोग बोलते हैं अरे यार ये फलाना। तो वो तो फिल्मी बात हो गई। तो फिल्मी बात और राजनीति में बहुत फ़र्क है। आपने कहा नाम चमकाने और फोटो हटाने लगाने का, आप कोरोना की वैक्सीन लगी थी, उस पर कुछ कहेंगे?
अब आप देखिए इतनी फोटो छपास है ना, दिखास, इसकी इतनी भूख थी कि वहाँ पर भी अपनी फ़ोटो इन्होंने छपवा ली। अगर छपवा ली थी, आज हटवाई क्यों? ये तो फ़ोटो में अगर कोई सामने आ जाए तो उसको हटा देता है, धक्के कोहनी मार देंगे, है ना। तो फ़ोटो का इतना क्रेज है उनको, तो ये हटवाई क्यों? इसी के पीछे कई सवाल छिपे हुए हैं। हटवाई इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये हमारे साथ राजीव निगम थे जो बहुत साफगोई से बात कर रहे थे और इनका साफ साफ कहना था कि देश की सरकार में लोकप्रिय नेता वो होता है जो लोगों के मुद्दे की बात करे, लोगों के मुद्दे हल करे। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।